जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन का हम प्रतिदिन अभी यह सेट ला रहे हैं और इसमें फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन तो ये देखने के लिए है, लेकिन इसमें आपको 100 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा, वह सभी मिला करके आपको 100 प्रश्न से अधिक हो जाएंगे और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे आते हैं, 100 प्रश्न लेकर के आएंगे और ए बी ऐसे करके ऑप्शन पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसका आंसर ये हो जाएगा, बी होगा, सी ऐसे करके निकल जाते हैं। तो उससे क्या हासिल होने वाला है? उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए जब भी आप पढ़िए तो उसके चारों ऑप्शन के बारे में आप लोग जानकारी रखिए कि इसका आंसर, इसका बारे में समझिए कि यह क्या है, इसका विशेष विस्तार क्या है। इस सभी के बारे में नहीं जानिएगा तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। ठीक है, ये हम समझ लिए। तो इसका आंसर जो भी हो, आप लोग जैसे मान लीजिए जिसका आंसर 1 है, ठीक है, यानी 1930 है। और यहाँ पे जो ये सब दिया गया है ऑप्शन, ये सभी के बारे में जानिएगा तब आपको विशेष जानकारी मिलेगा। और मान लिया जाए क्वेश्चन ए नहीं आ करके, ये आपको सीवी रमन का क्वेश्चन नहीं आया, मान लिया जाए कि 1913 के पूछ दे को 1913 में किसका नोबेल पुरस्कार किनको मिला था, 2001 में किनको मिला था, तो ये सभी जानकारी रहेगा तब आपको जाकर के रिजल्ट होगा। तो एक क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं आप लोग, ये ऑप्शन होला कि ये एक्स का ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। मान लीजिए हम 6 क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन पर आपको, ठीक है, पहला नहीं लड़ा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, हो सकता है पाँचवा चौथा कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको इसमें आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप लोग के हम यहाँ पे कम से कम 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो ये सब बात को आप लोग ध्यान से रखिए और पढ़िए, और हम आप लोग को बेहतर ढंग से अच्छे तरीक़ा से आप लोग को सेलेक्ट करके क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल में पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इसलिए फ्रेंड्स कि आपको हम हर कंटेंट यहाँ पे अच्छा देंगे, जो भी देंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंटेंट आपको देंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए, कमर कस लीजिए क्योंकि कम समय है। और फ्रेंड्स इतना जान लीजिए, यह पोस्ट जो आपको है 21,391, यह बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है और इसमें आप अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए, एकदम पक्का करना है, समझ जाइए, एकदम पास होना है तो होना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप लोग भी इसका आंसर जांचिएगा कि कौन सही है अब, और बताने का प्रयास भी कीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर सही आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि 1993 हो जाएगा। ठीक है, 1993 में हुआ था और यह 1 जून को, ठीक है, 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, और यह जो है आपको नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है, यह आपको हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि संविधान जो होता है संशोधन किया जाता है, तो संशोधन कितने अनुच्छेद में है, तो संशोधन आपको 368 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, संविधान जो संशोधन होता है उसका। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान संशोधन कितने में है, तो 368 में है। ठीक, एक बात और जान लीजिए कि यह जो है आपको जो 74वां जो संविधान संशोधन है जो नगर पालिका है, यह कईवीं सूची में है, अनुसूची, तो देखिए 12वीं अनुसूची में। ठीक है, 12वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और 11वां में क्या है, तो 11वीं में आपको पंचायत से संबंधित है। ठीक है, 11वीं में आपको पंचायती राज से संबंधित है। और कुल टोटल कितने अनुसूची हैं, तो कुल टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है, अनुसूची जो आपको हो जाएंगे, यह आपको कुल टोटल 12 अनुसूची हो जाएंगे। ठीक है, एक और समझ लीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जो 10वीं अनुसूची बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है, 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल से संबंधित है। ठीक है, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, और यह जो है कितने संविधान संशोधन में हुआ था, तो यह 52वां में हुआ था। ठीक है, 52वां। ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 साल के लिए वोट दो। ठीक है, 5 साल के लिए वोट दो। नेताजी आते हैं तो कहते हैं कि 5 साल के लिए वोट दो, यानी कि 52। ठीक है, तो यह आपको दल बदल से संबंधित है। यानी दल बदल इसलिए हो कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जब दल को बदलते हैं तो वहाँ पर यह नियम लग जाता है। ठीक है, यह वहाँ प्रावधान होता है। तो 10वीं यहाँ पे अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको लोग को बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह आपको बहुत एग्जाम में काम देने वाला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना, तो यह देखिए आपको ऑप्शन इसमें एक सही हो जाएगा, अमेरिका से हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका से है। और एक बात और जान लीजिए कि प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ था,
तो वह 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, 42वीं संविधान संशोधन, तो यह कब हुआ था? तो 1976 में। यह बात को याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी में जोड़ा गया था, ठीक है, इसी में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? तो एक देख लीजिए, समाजवादी जोड़ा गया था। दूसरा में क्या जोड़ा गया था? तो इसमें अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है, अखंडता, ठीक है, अखंडता को जोड़ा गया था। फिर एक और क्या जोड़ा गया था? तो पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। यहाँ शॉर्ट लिख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग सुनिए इसको अच्छा से, ठीक है। एक समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। इसमें दे देता है कि इसमें से कौन नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, और 4 दे देगा ऑप्शन, जो में इसमें रहेगा समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष रहेगा, और एक अलग रहेगा, ठीक है। तो उसको आपको पहचानना होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था यहाँ पे 1976 में 42वां संविधान संशोधन में। प्रस्तावना में और समझ लीजिए कि इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है। न्याय जो है कितने प्रकार के हैं? तो न्याय 3 प्रकार का है, ठीक, न्याय 3 प्रकार के हैं। और स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं? देखिए, स्वतंत्रता जो हो जाएगा आपको, स्वतंत्रता यह आपको 5 प्रकार के है, ठीक है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता है, 3 प्रकार के न्याय है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन हो जाएगा? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, ठीक है। और 5 प्रकार के जो यहाँ पे स्वतंत्रता दिया गया है, यह क्या होगा? तो विचार का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास का स्वतंत्रता, धर्म का स्वतंत्रता और उपासना का स्वतंत्रता, ये सभी यहाँ पे 5 स्वतंत्रता दिया गया है प्रस्तावना में, ठीक है। और अगर लागू की बात किया जाता है तो कब हुआ था यह लागू नहीं, पहले बात ये समझ लीजिए कि यह 26 नवंबर को 1949 को यह क्या हुआ था? तो यह अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित। देखिए पूछा जाता है अंगीकृत, अधिनियमित, इसको आत्मसमर्पित कब हुआ था? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंगीकृत कब किया गया था और अधिनियमित कब हुआ था, आत्मसमर्पित कब हुआ था? तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना होगा कि यह 26 जनवरी 1949 को ये सब हुआ था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था, ठीक है। और लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था यह प्रस्तावना। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को जो बता रहे हैं, ये सभी अच्छे से आप लोग याद करिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि 6ठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उपबंध है, यानी 6ठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का उपबंध बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 4, कौन सही होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें सही कौन होगा? तो इसका देखिए, इसमें हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको ऑप्शन सही हो जाएंगे। यह 4 जो दिया गया है राज्य, इसी का यहाँ पे 6ठी अनुसूची में वर्णन किया गया है, और यह जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उपबंध किया गया है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शन नहीं दे देगा, जैसे इसमें देखिए कि इसमें अरुणाचल प्रदेश को घुसा दिया गया है, तो इस तरह से रहेगा ऑप्शन, तो आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए, और अगर यहाँ पर जानना चाहें कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में मंत्रियों, संसद और विधायकों के शपथ की बात किया गया है, ठीक है, शपथ की बात किया गया है, ठीक है, तीसरी अनुसूची में। तो ये सभी बात को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं आगे कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो देखिए इनका नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो यह 1930 में दिया गया था, ठीक है, 1930 में दिया गया था। और यह संबंधित किस चीज़ से थे, किस चीज़ से नोबेल पुरस्कार मिला था? तब भौतिक क्षेत्र में, ठीक है, भौतिक क्षेत्र में सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। 13 में किन को मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को, और यह साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था, ठीक। और यहाँ पे 2001 लिखा हुआ है, यहाँ पे किन को मिला था? यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि 2001 में मिला था बी एस नैपाल को, ठीक है, बी एस नैपाल को मिला था, और साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। तो ये सभी जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को बता रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए आपको हम बताएं कि ये क्वेश्चन नहीं आया, तो एक क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, इस तरह से किस क्षेत्र में पूछ देगा, ठीक है। फिर एक बात और देख लीजिए, शांति में, ठीक है, शांति के क्षेत्र में कब मिला था और किनको मिला था? सबसे पहले तो मदर टेरेसा को, ठीक है, मदर टेरेसा को, ठीक है, मदर टेरेसा को कब मिला था? तो यह
1979 को मिला था। ठीक है, 1979 को मदर टेरेसा को मिला था और शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, एक और देख लीजिए कि 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, किनको? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में शांति के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में मिला है मदर टेरेसा को। तो जितना इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं फ्रेंड्स, तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो आप लोग बताइएगा किसका हो जाएगा। तो यहाँ मंगोलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। मंगोलिया का राजधानी जो है ना उलान बटोर है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा इसमें समझ लीजिए कि यमन जो है यह किसका हो जाएगा? तो यह साना। ठीक है, यह यमन का साना हो जाएगा। फिर साइप्रस जो है, यहाँ पे देखिए साइप्रस को निकोसिया है। ठीक है, निकोसिया हो जाएगा। और सीरिया का कहाँ हो जाएगा? तो सीरिया का दमिश्क होता है। ठीक है, दमिश्क राजधानी सीरिया का है। ठीक है, अच्छा एक और चर्चित में, जैसे यूक्रेन के साथ यहाँ पे रूस के जो युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन का राजधानी अगर कोई दिया जाए तो यूक्रेन का कहाँ हो जाएगा? तो यूक्रेन का आपको हो जाएगा कीव। ठीक है, कीव। ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको फंसे तो आप लोग इसे याद रखिए और वहाँ बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो देखिए यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और यह ऐसी चिड़िया है जो उड़ने वाली नहीं है, यह उड़ नहीं सकती है। ठीक है, न्यूजीलैंड में। चलिए आगे देख लेते हैं। और यह जो है आपको कीव चिड़िया जो है न्यूजीलैंड का प्रतीक के चिन्ह भी है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? उत्तर की ओर प्रवाहित इसमें पूछ रहा है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 3 से हो जाएगा। सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित है। सोन नदी देखिए गंगा ऐसे निकलती है, तो इन्हें उत्तर से जब यहाँ से उत्तर की ओर प्रवाहित होते एक इधर यमुना भेज जाती है। ठीक है, यमुना नदी जो है, और यहाँ पे सोन, यह जो है आपको उत्तर से प्रवाहित होकर के जा करके यहाँ पे यानी कहा जाए तो दाईं तरफ से मिल जाती है। ठीक है, और अगर इधर बाएं तरफ से इधर से देखा जाए इस साइड से, तो इधर आपको देख लीजिए कि गंडक हो जाएगा, गंडक भी मिलती है, कोसी है, फिर इधर घाघरा है। ठीक है, ये सभी इधर से आकर के मिलती है। ठीक है, यानी दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर के मिलती है गंगा में, यानी बाईं तरफ से। ये सभी याद रखिएगा, आपको काम देने वाला है सभी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्राप्त है, यानी भारतीय नागरिक को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त है? तो देखिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको 3 सही है। 11 है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य है। और यहाँ पे और समझ लीजिए कि यह जो है मौलिक कर्तव्य यह कहाँ से आया है? तो यह आपको रूस से आया। ठीक है, रूस से, सोवियत संघ रूस से यह प्राप्त किया गया है, यानी वहाँ के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, यह मूल संविधान में इसका कहीं भी चर्चा नहीं था। ठीक है, मूल संविधान का यह भाग नहीं था, मौलिक कर्तव्य जो है यह मूल संविधान में नहीं था। तो यह कब आया? तो यह देखिए यह आया था 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में इसको ऐड किया गया था। और यह कब हुआ था? तो 1976 में इसका हुआ था संविधान संशोधन, इसी में जोड़ा गया है। और इसमें देखिए फ्रेंड्स कि अगर भाग की बात किया जाए तो भाग 4 का क है। ठीक है, 4 के क में है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद आपको 51 का क में इसको रखा गया है मूल कर्तव्य का। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए कि यह किनके अनुशंसा पर लाया गया था मौलिक कर्तव्य? तो सरदार सरदार स्वर्ण सिंह के इनकी अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 11, देखिए 11वां जो है, 11 को तो है ही, लेकिन 11वां में क्या लिखा गया? लास्ट जो मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखा गया है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। इस तरह की बात कहा गया है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य में। ठीक, और यह जो बात कहा गया है, यह 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की बात, तो यह 86वां संविधान संशोधन में कहा गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था इसको। ठीक ना, इसको जोड़ा गया है। तो इसमें यह कब हुआ था? तो
2002 में, ठीक है, 2002 में यह आया था 86वां संविधान संशोधन। और इसी में कहा गया है कि बच्चों को 6 से 14 तक के प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क की बात कहा गया है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि नाबार्ड नाम है, तो नाबार्ड किसका नाम है? तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ऑप्शन इसका 3 सही है, ठीक है। यानी कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है, इसी को नाबार्ड कहा गया है। अच्छा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ दे तो क्या होगा? तो इसको होता है, क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी अगर बात किया जाए कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना हुआ था। और किनके अनुशंसा पर हुआ था? तो देखिए यह अनुशंसा की अगर बात किया जाए तो शिवरामन, ठीक है, शिवरामन समिति की शिवरामन सिंह समिति था, शिवरामन सिंह समिति की अनुशंसा पर यह नाबार्ड की स्थापना हुआ था, ठीक है। और कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु यह ऋण उपलब्ध कराता है। किसके लिए? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए यह ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए भारत का पूछ रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है, 4। इनकी अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो कार्यकाल कब से कब था? तो यह 1828 से लेकर के 1835 तक था, ठीक है। और 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था, यहाँ पे जो चार्टर एक्ट आया था, इसी के तहत इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, ठीक है। कैनिंग की बात किया जाए तो इनके बारे में समझ लीजिए। कैनिंग, देखिए कैनिंग जो था यह क्या थे? तो यह वायसराय थे, यह पहला वायसराय बने थे, ठीक है, भारत का वायसराय बने थे तो लॉर्ड कैनिंग बने थे, इस बात को याद रखिए। हेस्टिंग्स के बारे में समझ लीजिए। इनकी अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो यह 1774 से लेकर के 1785 तक यह रहे थे। और यह बंगाल का जो थे, यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जान लिया जाए तो रॉबर्ट क्लाइव यह देखिए 1757 से लेकर के 60 तक, और फिर बीच में इन्होंने नहीं रहे थे, फिर आपको यह 1765 से लेकर के 67 तक यह रहे थे, ठीक है। तो देखिए इनको क्या कहा जाता था? तो यह बंगाल का, यह जो थे यह बंगाल का पहला गवर्नर था, ठीक है, यह गवर्नर था, गवर्नर। और यह क्या बन गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है, यह गवर्नर बन गया। फिर उसके बाद क्या हो गया कि फिर यहाँ जब आया 33 के चार्टर एक्ट, तो यहाँ भारत का गवर्नर, यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है, गवर्नर जनरल बन गया। यही बात है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक बात और जान लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक और कार्य किया गया था, जो था कि 1700, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको कि 1765 में इन्होंने क्या किया था कि द्वैध शासन लगाया था, ठीक है, द्वैध शासन को लगाया था। लेकिन समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स कब समाप्त किया था? तो 1772 में समाप्त किया था, और 65 में द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है। तो ये सभी बात जो भी बता रहे हैं आप लोग अच्छे से सुनिए और अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो और बेटर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का राज्यपाल कौन था? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का राज्यपाल कौन था, तो इसको में कौन सही होगा? आप लोग इसको में कन्फ्यूज अधिक हो जाइएगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन जो है 3 सही इसका है, ठीक है, बेंसी टाट हो जाएगा। कौन हो जाएगा सही? बेंसी टाट हो जाएगा। यह देखिए बेंसी टाट की अगर शासन की बात किया जाए तो ये कब से कब तक राज्यपाल थे? तो 1759 से लेकर के 1764 तक थे, ठीक है, 64 तक इनकी कार्यकाल था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, बक्सर का याद रखिएगा जो युद्ध हुआ था, तो यह 1764 में हुआ था। उस समय यहाँ बंगाल का राज्यपाल यह है आपको बेंसी टाट थे। पूछा जाएगा आपको, चाहे गवर्नर पूछ देगा कि वहाँ बंगाल के गवर्नर कौन थे, ठीक है, तो यह आपको बेंसी टाट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर लॉर्ड क्लाइव आइएगा तो फंस जाइएगा, क्योंकि बीच में आपको बताए थे कि इनकी कार्यकाल बीच में, यहाँ पे इनकी कार्यकाल कब से कब था? तो 1757 से 60 तक रहा था, ठीक है, फिर बीच में
1765 से यह 67 तक रहे थे। ठीक है, 1765 से 67 तक रहे थे। यह जो बीच में कार्यकाल खाली था तो उस समय यह बेंसीटाट थे और इन्हीं के समय में यह बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर नहीं याद होता है कि बेंसीटाट, तो ऐसे भी देखिए बक्सा है ना, ठीक है, बक्सर बक्सर बक्सा, तो बक्सा पर अगर टाट को उड़ाइएगा तो ढका जाता है टाट से। ठीक है, तो बेंसी टाट याद रखिएगा। बक्सर में बक्सा को ढका था टाट से। ठीक है, तो बेंसी टाट हो जाएंगे। चलिए इसको अच्छे से याद रखिए। हेक्टर मुनरो का क्या रोल था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से इन्होंने क्या किया था कि नेतृत्व किया था। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था अंग्रेज की तरफ से, और यही ऐसा युद्ध था बक्सर का युद्ध। उस समय से पूरे भारत पर अंग्रेज का प्रभुत्व बढ़ गया था, पूरा हो गया था, सभी जगह अंग्रेज छा गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं लॉर्ड कर्जन की बात। तो कर्जन जानते हैं आप लोग कि यह 1905 की बात है, और 1905 में इन्होंने ये बंगाल विभाजन को इन्हीं के द्वारा कराया गया था, कर्जन के द्वारा। ठीक, ये सभी बात को अच्छे से याद रखिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे याद रखते हैं कि कर्जन कर्जा ले लिया था और बंगाल विभाजन करके मतलब बंटवारा कर दिया कर्जा लेकर के, तो कर्जन इस तरह से याद रखते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था। तो वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए यह हुआ था कब, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 से होगा, 1760 में हुआ था। ठीक है, वांडी वास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें फ्रांसीसियों का पूरी तरह से यानी वांडी वास कर दिया था। न कहते हैं कि एकदम वॉशिंग मशीन में वास कर दिया, किसको? फ्रांसीसी को, अंग्रेज ने 1760 में, यानी हरा दिया था बुरी तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1757 यह पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, पलासी का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था, अंग्रेज भी जीत गया था। यहाँ 1761 की बात किया जाए तो यह पानीपत का दूसरा युद्ध है। ठीक है, दूसरा युद्ध है पानीपत का। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध है 1761 में। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, मराठा के बीच, जिसमें मराठा की हार हुई थी, ये हार गया था, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अच्छा चलिए, पानीपत की दूसरा युद्ध, सॉरी यह तीसरा युद्ध था फ्रेंड्स, यह पानीपत का तीसरा युद्ध था। ठीक है, तीसरा था। ठीक है, तो दूसरा कौन था? तो दूसरा आपको हो जाएगा 1556 हो जाएगा, जो अकबर प्लस हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, हेमू के बीच। उसके पहले था पहला। तो पहला कब हुआ था? पहला यानी 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, इसमें अकबर जीता था दूसरा में, और तीसरा में अहमद शाह अब्दाली जीता था। तो ये सभी आप लोग डेट भी याद रखिएगा, आपको समय पर काम देगा एग्ज़ाम में। चलिए इसका आंसर आपको सही था, वांडी वॉश आपको यहाँ ऑप्शन 2 यानी 1760 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लें कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, किनके जयंती पर मनाया जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। 11 जुलाई को क्या होता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग सुनिए और समझिए। ठीक है, 17 सितंबर यहाँ देखिए, 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को आपको ओजोन, ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को क्या मनाया जाता है? तो 14 जून को आपको मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है, रक्तदान ऐसे भी याद रखिए कि देखिए जून और खून से संबंधित, यानी खून ऐसे भी हम लोग याद करने के लिए बता रहे हैं बात को, रक्त को खून भी कहा जाता है। तो 14 जून खून है, ऐसे करके याद रखिएगा तो आप लोग को माइंड में जल्दी सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एक और देख लिया जाए 21 जून। 21 जून को क्या होता है? तो यह आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और कब से शुरुआत हुआ था? तो देखिए इसका शुरुआत जो है आपको 21 जून 2015 से शुरू हुआ। ठीक है, यह जो है योग जो होता है, योग दिवस जो मनाया जाता है, शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह 2015 से शुरू हुआ और 21 जून को यह मनाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष
क्या है क्वेश्चन यहाँ देखिए, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। ठीक है, तो कौन बनी थी, तो इसका आंसर आपको सही में हो जाएगा, आंसर इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, राइट आंसर सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू कब बनी थी, आप लोग को माइंड में बात आ रही होगी कि आखिर कब बना था। तो ठीक है, यह कब बनी थी, तो यह 1925 में। अगर ये भी माइंड में आ रहा होगा कि कब, तो ये बना तो 1925 में, लेकिन किस अधिवेशन में, तो कानपुर में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नलिनी सेन गुप्ता जी हैं, यह कब बने थे, तो यह बने थे 1933 में। ठीक है, 1933 में बने थे। और यह कहाँ बने थे, तो यह कलकत्ता में बने थे, कलकत्ता में। अच्छा, नलिनी सेन गुप्ता जी थे, यह यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता की पत्नी थे, क्योंकि यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता की पत्नी नलिनी सेन गुप्ता थे। ठीक, और यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट, यह प्रथम महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और यह कब बने थे, तो यह आपको बने थे 1917 में बने थे। और कहाँ बने थे, तो कलकत्ता में बने थे। ये भी बात याद रखिए। अच्छा, उषा मेहता के बारे में समझ लीजिए, ये उषा मेहता कौन थे, तो देखिए यह उषा मेहता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यह बहुत सक्रिय काम किए थे। और इन्होंने रेडियो यानी भूमिगत रह के रेडियो संचालन किए थे। ठीक है, कब, तो यह 1942 का जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय इन्होंने रेडियो से प्रसारण करते थे और रेडियो से सूचना बहुत देते थे, भूमिगत होकर यानी कि छुप करके। ठीक है, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए सरोजनी, देखिए पहली बार तो आपको 17 में एनी बेसेंट महिला बनी। उसके बाद यहाँ पहले भारतीय बनी, तो भारतीय यहाँ 25 में और यहाँ 33 में। ये सभी का अंतराल 8 वर्ष का है फ्रेंड्स। अगर 17 में 8 जोड़िएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 में 8 जोड़िएगा तो 33 हो जाएगा। इसलिए इस बात को समझ लीजिए आप लोग कि 8 साल का अंतराल है। कभी भी आप लोग ये दिमाग में आए तो 8 साल का अंतराल रख लीजिएगा, जो कि महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए घोड़ा का पर्यायवाची, कुछ हम हिंदी 1-2 क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, तो आप लोग इसको बनाइएगा। तो कौन सही हो जाएगा इसमें, देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, कटक हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती का इसमें से कौन नहीं हो जाएगा, तो देखिए आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, कमला। कमला नहीं है, बाकी सरदा हो जाएगा, यहाँ वाणी हो जाएगा और वीणा पानी भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो कितना हो जाएगा इसको फ्रेंड्स, देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 इसमें हो जाएगा, यानी कि 3 समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। देखिए 3 है तो कौन कौन है, आप लोग इसको समझ लीजिए। 3 है तो कौन कौन है, देखिए एक है आपको प्रोटियम, प्रोटियम है, दूसरा आपको ट्राइटियम है, ट्राइटियम है, और तीसरा आपको हो जाएगा यहाँ देखिए ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को ही D2O कहा जाता है। ठीक है, D2O, इसको भारी जल भी कहा जाता है। ठीक है, भारी जल, और यह भारी जल और इसका भार की अगर बात किया है, अनुभार की, D2O ही है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी अनुभार है कितना, तो अनुभार 20 होता है। ठीक है, और ड्यूटेरियम का काम कहाँ होता है, तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में इसको न्यूट्रॉनों जो होता है ना, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है D2O का। ठीक है, D2O का। और यहाँ पे देखिए प्रोटियम जो है, यह प्रोटियम न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो है ट्राइसियम, यहाँ पे ट्राइटियम जो है, इसमें यह रेडियो सक्रियता इसमें तत्व रहता है। ठीक है, तो यह 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस कहाँ रखा जाता है, तो यह पानी में रखा जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। केरोसिन तेल में किसको रखा जाता है, तो सोडियम को। ठीक है, सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पालक जो लिखा गया है इसमें नहीं है, इसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आयरन, ये हरी सब्जी होती है, इसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है। और बाकी हम जो मक्खन है इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, मछली में भी और चीज़ में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो देखिए इसमें बताना है आपको कौन सुमेलित है। तो इसमें कौन सुमेलित है, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो इसको देख लीजिए। जब
पनानगुड्डी जो है यही सही सुमेलित है इसमें, ठीक है, यह आपको सही सुमेलित है। बाकी नुमालीगढ़ जो है कहाँ हो जाएगा, नुमालीगढ़ जो है आपको, नुमालीगढ़ यह असम में है, ठीक है, असम में है। और जामनगर कहाँ है, तो यह गुजरात में है, गुजरात में है। और उसके बाद हल्दिया जो है, हल्दिया यहाँ पे, तो हल्दिया यह आपको हो जाएगा, यह क्या है, तो यह बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह, यह बंदरगाह है। और हल्दिया नदी और हुगली नदी के संगम के बीच में स्थित यह समुद्र जहाज़ पर माल लादने और ले जाने के लिए यह जहाज़ घाट है, ठीक है, ठीक। तो यह हल्दिया बंदरगाह है। चलिए फ्रेंड्स, यह आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। यह वीडियो बहुत मेहनत से आप लोग के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।